Hello students, a very special good afternoon to all of you. This is Shama Upadhyay, your chemistry educator. And once again, I welcome you all in the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ. बच्चे आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, केमिस्ट्री. बट हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे. जैसा कि अभी तक हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो कवर कर चुके हैं. ठीक है. आज की क्लास में वो सारे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के थे. आज की क्लास में हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, है ना, कुछ पढ़ेंगे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे. अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, मज़ा भी आने वाला है. तो और कहीं ना कहीं बताया जाए तो ये जो टॉपिक है वो लगभग सारे बच्चे का एक डाउट बना रहता है ना. मतलब वो कह सकते हैं कि उनका डाउट्स क्लियर नहीं हो पाता या फिर उनसे क्वेश्चन नहीं बन पाते. एंड एग्जाम में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और एग्जाम में चीज़ें आ रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. और मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. तो हमारे चैप्टर का नाम है, आज का जो हमारा चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री. स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है. आप सब जानते होंगे, है ना, नाम तो सुना ही होगा. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लोग बीएससी में आ गए हो और स्टीरियो केमिस्ट्री ना जानते हो. हाँ, आगे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है वो अलग बात है. तो आज की क्लास में आपके कॉन्सेप्ट्स भी हो जाएंगे क्रिस्टल एंड क्लियर. ठीक है. अब स्टीरियो केमिस्ट्री होता क्या है, क्या पढ़ते हैं हम इसमें, इस पे हम थोड़ा सा हल्का सा बात करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था, ठीक है, तो लुईस पास्चर. ठीक है, लुईस पास्चर, इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री का वो दिया था. ठीक है. कब दिया था हम इसकी भी बात करते हैं. तो 1848 में, है ना, लुईस पास्चर ने 1848 में स्टीरियो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. अब इसमें इन्होंने क्या बताया, ये भी अच्छी बात है ना, जानना चाहिए. तो जैसे कि हम लोग मॉलिक्यूल्स के, है ना, स्ट्रक्चर्स का बात करते हैं, तो इन्होंने मॉलिक्यूल्स का बेसिकली हम लोग 2 डायमेंशनल में ही सारी चीज़ें पढ़ते हैं. इन्होंने कोई भी एक पर्टिकुलर आप मॉलिक्यूल ले लो, उसके 3D स्ट्रक्चर की बात करी थी. ठीक है. तो 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के 3D स्ट्रक्चर की बात सबसे पहले लुईस पास्चर ने की थी. ठीक है, एक मिनट. ठीक है. तो इसके बारे में इन्होंने बताया. अब इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. अब स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर देखो है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. और इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक आपके सामने आता है जो हमें पढ़ना होता है, उसका नाम भी आपको पता होता है, ये होता है आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म. और आप सभी को अच्छे से पता होगा आइसोमेरिज्म क्या होता है ना. आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं. ठीक है. तो आइसोमर्स जो होता है उसी की पूरी फिनोमिना को फिलहाल हम आइसोमेरिज्म कहते हैं. आइसोमर क्या होता है अगर हम इसकी बात करें तो कोई भी ऐसे कंपाउंड्स, है ना, कोई भी ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है. compound having same molecular formula but different structure is known as isomers. ठीक है. मतलब कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. ठीक है. बहुत सारे ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, अभी हम आगे देखेंगे एक एक करके. तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ऐसे जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म. और इस पूरे फिनोमिना को, है ना, इसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, सॉरी आइसोमर बोलते हैं. एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज, दिस phenomenon is known as isomerism. ठीक है. क्लियर है इतना. तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा, है ना, कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. स्टीरियो केमिस्ट्री. स्टीरियो केमिस्ट्री के आगे अंदर हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, अब स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है तो एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, है ना. तो मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं, मॉलिक्यूल्स के 3D स्ट्रक्चर की बात करी गई थी स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर. ठीक है. जैसे कि 3D स्ट्रक्चर लाइक कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ. जैसे आप सभी को पता होगा ना, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल होता है. ठीक है.
तो ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ना, ये जो स्ट्रक्चर है वो इसका 2D स्ट्रक्चर है। जब इसी ट्रायंगल को आप 3D में देखोगे तो ये आपको लाइक ऐसा लगेगा जैसे कि वो बर्थडे वाला केक होता है ना, वो सॉरी केक मैंने बोला, जो बर्थडे वाला कप होता है ना, बच्चे लगाते हैं छोटे छोटे, तो ये होता है 3D स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। तो इन्होंने मॉलिक्यूल्स के 3D स्ट्रक्चर की बात करी थी स्टीरियोकेमिस्ट्री में, किसने? लुइस पास्चर ने 1848 में, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है बट इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा, और इसको ही हम क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो लुइस पास्चर ने दिया था, लेकिन अगर हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म, ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस, ठीक है। बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट लोगों के सामने लाया, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इनके टाइप्स पे, क्योंकि मेनली जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? इनका टाइप्स ही होता है ना। चलिए, टाइप्स ऑफ आइसोमेर की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, आप सभी को अच्छे से पता होगा कि ये दो तरीके के होते हैं बेटा, ठीक है। दो तरीके के कौन कौन से होते हैं, है ना? एक आपका सीधे आप सिस और ट्रांस, है ना, या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल पे मत पहुंच जाना, है ना। आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं, एक होता है कन्फर्मेशनल, है ना। कन्फर्मेशनल की अगर हम बात करें तो उसको भी छोड़ दो, मेनली हम सबसे पहले देखते हैं, तो आप यहाँ से देखो जहां से आपके किताबों में दिया हुआ है, ठीक है। तो बुक्स की अगर हम बात करें तो आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, structural isomerism. Second one is stereoisomerism. Stereoisomerism, ठीक है। एंड आपको मैं एक चीज और बता दूं, आपको मेनली जो यहाँ पे पढ़ना है ना, जो आपके बीएससी में है वो है यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आपको मेनली जो फोकस रखना है और जो पढ़ना है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लेकिन एक चीज और, एग्जाम में जो क्वेश्चन है तो एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्ट होता है, तो बच्चों को परेशान करने में तो उसको बहुत मजा आता है, तो वो क्या करता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। क्योंकि वो जानता है कि अगर आपने स्टीरियो पढ़ा है तो आपको स्ट्रक्चरल के बारे में भी पता होगा। तो हम क्या करेंगे? एक एक करके हम इन दोनों को पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट पढ़ेंगे, सिंपल पढ़ेंगे हमेशा से, क्योंकि चैप्टर्स को मैं आपको समराइज करके पढ़ाती हूँ, है ना। तो जो भी मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उन सबको हम यहाँ पे बात कर लेंगे, है ना। तो स्ट्रक्चरल में हम सारी चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले इससे खत्म करेंगे, उसके बाद हम स्टीरियो पे चलेंगे, ठीक है। तो मेनली आगे और बात करते हैं, तो इनके टाइप्स की बात करते हैं। तो जिस तरीके से आइसोमर को दो टाइप्स में डिवाइड किया, पहला स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो, इसी तरीके से आगे भी इनको डिवाइड किया गया, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर क्लासिफाई किया गया 5 टाइप्स, ठीक है। तो इनको आगे बांटा गया, ये 4-5 तरीके के होते हैं, ठीक है। और बच्चे बस इनके टाइप्स देख के डर जाते हैं। अच्छा, एक चीज आपको और बताते हैं कि आप लोग जो ये आइसोमर है ना, इसको आप दो जगह पढ़ते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री हमारी एक तो ऑर्गेनिक हो गया, एक इनऑर्गेनिक हो गया, तो हम लोग ये आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है इसको हम लोग इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो उसमें बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आइसोमेरिज्म होता है वो वहां पे भी होता है ना, और वहां पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, बट है क्या कि दोनों का जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो दोनों की चीजें हैं वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होता है, तो वहां पे 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप इसको कोहली से याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बस करना क्या है कि के हटा के आपको यहाँ पे सी लिख लेना है, ठीक है। तो मान लो कि कोहली की स्पेलिंग ये है, तो अगर हम बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक में कौन कौन से 4 तरीके के स्ट्रक्चरल होते हैं, तो सीओ से आपको एक पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, है ना। एच से हाइड्रेट आइसोमर, एल फॉर लिंकेज आइसोमर एंड आई फॉर आयोनाइजेशन आइसोमर। तो ये 4 तरीके के आइसोमर हम लोग पहले पढ़ते हैं, है ना, इनऑर्गेनिक में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। बट यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो इससे बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक है। अलग होगा तो होगा क्या, चलो एक बार देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं, यानी कि जो पहला टाइप है आपका वो होगा चेन आइसोमर, चेन आइसोमर, ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा पोजीशन आइसोमर,
ठीक है, चेन पोजीशन आइसोमर। थर्ड वन इज मेटामेरिज्म। फोर्थ वन इज फंक्शनल isomerism, and last is ring chain isomerism। ठीक है, होता क्या क्या है सिंपल समझ लेंगे। ठीक है, तो टोटल 5 तरीके के होते हैं। पहला चेन होता है, दूसरा पोजीशन होता है, तीसरा मेटामेरिज्म, चौथा फंक्शनल होता है, और उसके बाद आपका आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और इन सब के बाद अगर हम बात करें, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कई जगह पे वो नहीं दिया होता है बट हाँ एग्जाम में जरूर आता है, एंड दैट इज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये 5-6 टाइप्स के आइसोमर हैं जो आपको स्ट्रक्चरल में पढ़ने हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल वाले तो ठीक है, इतने हैं भाई। अब हम बात करते हैं स्टीरियो। स्टीरियो में हमें क्या पढ़ना होता है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर आपके 2 तरीके के होते हैं। पहला कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, दूसरा होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, 2 तरीके के स्टीरियो होते हैं, एक होता है कॉन्फिगरेशनल, एक होता है कन्फर्मेशनल। यहाँ पे आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना, अभी हम आपको ये पढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है कॉन्फिगरेशनल की अगर हम बात करते हैं तो फर्दर इसको क्लासीफाई करते हैं 2 तरीके से। ठीक है, अब बच्चों को जो पता होता है वो डायरेक्ट यहाँ से पता होता है, इसके ऊपर की कहानी मैक्सिमम लोग नहीं जानते। ठीक है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर को हम आगे क्लासीफाई करते हैं। पहला जो होता है वो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, हाँ अब आपको लग रहा होगा कि हाँ हम आइसोमेरिज्म ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये ऊपर की चीजें उनके दिमाग में नहीं होता, या फिर ऐसा कहो कि वो उन्हें नहीं पता होता, तो उन्हें डायरेक्ट पता होता है कि हाँ बात आइसोमेरिज्म की हो रही है। तो एक होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल, लेकिन इसके ऊपर भी इसे फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल की अगर हम बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकल को आगे फिर से डिवाइड किया गया। ठीक है, ज्योमेट्रिकल को फिर 2 भागों में बांट दिया गया। पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को नाम दिया गया था सिस ट्रांस आइसोमर, सिस ट्रांस आइसोमर, एंड सेकेंड वन इज EZ कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो EZ कॉन्फिगरेशन, सिस ट्रांस हमें पढ़ना है, इधर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अगर हम टाइप्स की बात करें तो इनको फिर से इन्हें भी आगे 2 तरीके से डिवाइड किया गया था। पहला जो था वो था इनैंशियोमर, पहला इनैंशियोमर था, और दूसरा जो था वो था डाई स्टीरियोमर्स। ठीक है, तो सब मिला के ये अभी तक मैंने आपको बताया है सिर्फ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको ये सारी चीजें करनी है। इनके अलावा आप ये मान लो कि मैंने आपको एक ऐसे बड़ा बड़ा सा जो टॉपिक होता है ना वो बताया, इनके अंदर भी सब टॉपिक होता है, ऐसे डरा नहीं रहे आपको, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, मजा बहुत आता है। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले 2 तरीके के स्ट्रक्चरल हो गया, दूसरा स्टीरियो हो गया, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल को खत्म करेंगे। अब क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, इस वजह से सिर्फ हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे, या फिर मैं ट्रिक भी बता दे रही हूँ आपसे, क्वेश्चन इसके बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आइसोमर है हमारा स्ट्रक्चरल में वो है चेन। ठीक है, पहला जो है वो है चेन आइसोमर। अच्छा, पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल की। ठीक है, पहला जो है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जब हम बात करते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होता, लेकिन जो उनके स्ट्रक्चरल्स बनते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। याद करो जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था आइसोमर का, सेम वही डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन बट देयर स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। ठीक है, बस आपको ये याद रखना, मैं पूरा ऐसे नहीं लिखवा रहे, बस आपको ध्यान रखना कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। अब आप समझ सकते हो कि क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसी वजह से, ठीक है, चाहे आप स्ट्रक्चर लिखो या फिर इनका आप जब IUPAC करेंगे, ठीक है, जैसे कि मान लो IUPAC आपको पता ही है, कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका हम नाम लिखते हैं। तो आप खुद ही सोचो कि अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है तो उनके नाम भी अलग अलग होंगे, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। तो ऐसे कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, या फिर आप सीधे सीधे कह दो कि IUPAC है ना, जो नेम है वो डिफरेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब फर्दर इसके क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो तो देख लिया। तो सबसे पहला जो था वो क्या था, पहला है हमारा चेन आइसोमर। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि इनके नाम से आपको थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी, जैसे कि पहला है चेन आइसोमर, दूसरा है पोजीशन आइसोमर, ठीक है, और एक और था रिंग चेन आइसोमर। तो इसमें तो आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी होती, ठीक है। अब जैसे कि हमने स्ट्रक्चरल में देखा गया कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, बट इनके स्ट्रक्चर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो अब क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब उसका ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उसके जितने टाइप्स होंगे उन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर है या फिर उनका जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो पहला जो है वो है हमारा चेन आइसोमर। अब चेन आइसोमर की बात करें हम, तो इसका जो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या होगा, सेम होगा। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, सेम। उसके अलावा इन सब में एक फंक्शनल ग्रुप होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप जो होगा ये भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, लेकिन इनके जो नेम होंगे या फिर जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो क्या रहेगा आपका, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, मैंने बोला था आपसे कि सिंपल में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, तो सिंपल एक एग्जांपल्स देखते हैं, समझ में आ जाए ताकि आपको कि चेन आइसोमर हम किसको कहते हैं। नाम क्या लिखा था ऐसा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी कि फॉर्मूला तो सेम है लेकिन अरेंजमेंट आपको अलग अलग तरीके से करनी है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास 4 लोग हैं, है ना, 4 मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज है, ठीक है, तो वो 4 पर्सन है, लाइक मान लेते हैं कि 4 पर्सन है, अब 4 पर्सन को आपको कई सारे अलग अलग तरीके से अरेंज करना है। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि हम 4 को ऐसे एक हॉरिजॉन्टल रो में खड़ा कर दें, ठीक है, या फिर एक और तरीका हम उन चारों को ऐसे वर्टिकल रो में खड़ा कर दें। तो हो गया बस सिंपल कि 4 तो है ही, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, 4 पर्सन ही है, लेकिन अब जो उनकी अरेंजमेंट है वो हमने डिफरेंट कर दी, कुछ को रो में खड़ा कर दिया, अगर उनको वर्टिकल में खड़ा करा तो अरेंजमेंट क्या हो गई, अलग हो गई। तो जैसा कि हमने 4 लिया, तो एग्जाम्पल में भी अगर आप ब्यूटेन ले रहे हो, ठीक है, ब्यूटेन ले रहे हैं, आपको सभी को पता ही होगा, है ना, ब्यूट के लिए जो वर्ड रूट होता है ना, वो किसके लिए होता है, ब्यूट। ब्यूट जो होता है वो वर्ड रूट 4 के लिए होता है, एथ, मेथ, प्रॉप, ब्यूट, है ना, ये तो बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो 4 जो वर्ड रूट होता है वो ब्यूटेन के लिए होता। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ब्यूट लिखा है मैंने और एन लिखा है, तो एन तो पता ही होगा ना, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ये सारी तो बेसिक चीजें हैं, आई होप आपको पता होगा। तो ब्यूटेन लिखा है हमारे पास, यानी कि जो नंबर ऑफ कार्बन है वो आपके पास 4 रहेंगे। उसके अलावा एन है, यानी कि चारों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। तो फटाफट क्यों ना हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, उनको पहले हम सीधे रो में अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ब्यूटेन बनाना, ठीक है, तो 4 कार्बन है और इनके बीच में सारे सिंगल बॉन्ड भी हैं, तो बस बन गया ब्यूटेन। ठीक है, अब अगर आप चाह रहे हो कि इनमें हाइड्रोजन, मतलब इनकी वैलेंसी को कंप्लीट कर ले, तो देख लीजिए, आपको पता होगा कि कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है। ठीक है, आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो और अगर आपको ये नहीं पता कि कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है, तो फिर ये बहुत ही, है ना, समस्या बड़ी है, क्योंकि देखो कार्बन, है ना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी शुरू हुई थी वो पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा इकलौता एलिमेंट है जो शायद अगर नहीं होता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती। ठीक है,
तो कार्बन के वजह से ही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। हम यहाँ पे स्टडी किसकी करते हैं, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोकार्बन, चैप्टर भी एक है। तो कार्बन जो वैलेंसी अपने पास रखता है वो क्या होता है 4, यानी कि 4 इसकी क्या होती है वैलेंसी होती है। तो कार्बन जो है वो टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा बोलते हैं, इसलिए कहते हैं कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है। अब ये 4 कहने का मतलब क्या है, टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या है कि ये 4 जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 4 से 5 नहीं बना सकता, ठीक है। तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, और वो 4 बॉन्ड कब बनाता है इस चीज को ध्यान रखना आप, ठीक है। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, कार्बन जब रहता है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में कार्बन की कोवैलेंसी सिर्फ 2 होती है। कैसे होती है शायद मैंने कभी बताया होगा, अभी नहीं बताने वाले, ठीक है। कार्बन की जो कोवैलेंसी होती है ग्राउंड स्टेट में वो कितनी होती है 2 होती है। लोग कहते हैं फिर 2 है तो फिर हम ऐसे कैसे बोल देंगे कार्बन टेट्रा वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बनाता है, नहीं बनाता है, लेकिन उसके लिए कार्बन को, है ना, ग्राउंड स्टेट छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, जब कार्बन अपना ग्राउंड स्टेट छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उस केस में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ध्यान रखना है, ग्राउंड स्टेट नहीं, एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन है वो क्या करता है 4 बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब हमने जैसे यहाँ लिखा था मैंने ब्यूटेन, ब्यूटेन वैसे तो 4 कार्बन लिख दिया तो ये ब्यूटेन बन गया, बट अब अगर हाइड्रोजन भी इसमें ऐड करना है तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन ने, ठीक है, यहाँ पे इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड तो बना लिया, अगर एक बॉन्ड और बना लिया तो मैक्सिमम 3 और बना सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, H जोड़ देते हैं, कितना जोड़ेंगे 3 ही जोड़ेंगे ना। अब ये वाला दूसरा नंबर का जो कार्बन है ये देखो, एक बॉन्ड इधर बना लिया एक इधर बना लिया, तो 2 बॉन्ड बना लिए, बचे कितने 2 बचे, ठीक है। 2 है तो हम यहाँ पे H2 जोड़ सकते हैं। इस वाले कार्बन ने भी सेम 2 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी H2 जोड़ दो। ये बेचारा लास्ट वाला इसने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया, अब क्योंकि एक बनाया है तो 3 और बना सकता, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटेन का। अब हम क्या पढ़ रहे थे, वैसे चेन आइसोमर पढ़ रहे थे। अब ब्यूटेन हमने बना लिया, होता क्या है ये, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, वैसे तो यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है बट इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट हमें करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो अभी नॉर्मल ब्यूटेन है, हम क्या करें कि हमें नंबर ऑफ कार्बन 4 ही रखने हैं बट उनका स्ट्रक्चर क्या करना है थोड़ा सा अलग बना देना है। तो मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ, इसका दूसरा तरीका कैसा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम 3 को एक लाइन में अरेंज कर दें, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल रो में हम अरेंज कर दे रहे हैं, उसके अलावा एक को हम या तो यहाँ बीच में लगा दे रहे हैं या फिर यहाँ कॉर्नर पे लगा दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, वो सारी आपकी मतलब जहाँ पे भी आपका मन करे आप जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, इसका अगर आप नाम देखोगे तो यहाँ 1 2 3 कार्बन, ठीक है। अब 3 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होता है वो हम लिखते हैं प्रॉप, ठीक है, प्रॉप। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे आप तो दूसरे पोजीशन पे, है ना, नंबरिंग आप करेंगे तो 1 2 3, इधर से भी करोगे तो ये दूसरा ही पोजीशन आएगा। तो दूसरे पोजीशन पे एक और कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अब कार्बन को हम यहाँ पे कार्बन तो नहीं लिखते ना बेटा, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 2, और क्योंकि दूसरे पोजीशन पे एक कार्बन लगा है, अगर हम इसमें हाइड्रोजन की भी वैलेंसी को कंप्लीट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो ये 3 और बनाएगा, इस वाले कार्बन ने एक बनाया है तो ये 3 और बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसने 1 2 3 बॉन्ड बना लिए हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ एक और बॉन्ड बना सकता है। अच्छा सॉरी, इस वाले कार्बन ने डायरेक्टली इससे सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है तो ये 3 और बनाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया CH3 हो गया। तो अगर आप इसका नाम देखोगे तो दूसरे पोजीशन पे एक CH3 लगा है, ठीक है, और CH3 होता क्या है, मिथाइल होता, तो हम इसको लिखेंगे क्या 2 मिथाइल। और अब ये सीधी एक स्ट्रेट चेन, जो पेरेंट चेन है वो क्या है 3 है, तो 3 के लिए हम लिखते क्या है 2 मिथाइल प्रोप। और क्योंकि कहीं पे भी हमें डबल या फिर सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा तो हम क्या लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं चेन आइसोमर, चेन आइसोमर मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, मतलब कि कार्बन एटम की जो संख्या थी, जो नंबर था वो तो 4 ही था, बट इनका अरेंजमेंट हमने अलग अलग तरीके से कर दिया, ठीक है। समझना क्या है चेन आइसोमर मतलब कि चेन के अंदर कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं दूसरे टाइप का, ठीक है, इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, दूसरे टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, जो सेकंड नंबर वाला है वो है पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। अब पोजीशन आइसोमर में क्या करना है, बस वही काम,
है ना। मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अब स्ट्रक्चर अलग कैसे हो सकता है कि आप यहाँ पे पोजीशन को क्या करो, चेंज कर दो। भाई पहले वाले में चेन था तो हम क्या कर रहे थे, चेन को चेंज कर रहे थे, कभी चेन को स्ट्रेट रखा था, कभी चेन को ऐसे ऊपर नीचे करके जोड़ दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशन बदलना है, ठीक है, क्योंकि नाम ही पोजीशन आइसोमर है, तो आपको यहाँ पे पोजीशन चेंज करना है। किसका चेंज करना है, कार्बन का पोजीशन मत चेंज करना, ठीक है। आपको यहाँ पे पोजीशन चेंज करनी होगी, या तो मान लो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है ना, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो आप उसकी पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके स्ट्रक्चर में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप उनके पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो पोजीशन आइसोमर में मेनली अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि क्या होता है पोजीशन आइसोमर, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF लिख दे रहे हैं, अब आप समझ जाओगे आप, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता, फंक्शनल ग्रुप, है ना, फंक्शनल ग्रुप भी क्या होंगे, सेम होंगे, बट अगेन इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे होगा, इसकी अगर हम बात करें तो कैसे हो सकता है स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट, कि अगर आप पोजीशन चेंज कर दो, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो इसमें आप एक चीज और लिख सकते हो, है ना, कि स्ट्रक्चर कैसे बदलेंगे हम, तो हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है ना, कोई ग्रुप अटैच्ड है इससे, तो आप उसको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, ठीक है। एक में कुछ अलग रखा, दूसरे में कुछ अलग रखा, तो इस तरीके से जो दूसरा आइसोमर तैयार हो जाएगा आपका वो कहलाएगा पोजीशन आइसोमर, ठीक है। तो क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, सिंपल देखना है आपको, और आपको स्ट्रक्चर डिफरेंट कराना है। स्ट्रक्चर अलग कैसे होगा, भाई यहाँ पे चेन की तो बात हो नहीं रही, पोजीशन की बात हो रही है, तो सिंपल, अगर हमें स्ट्रक्चर अलग रखना है तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई डबल बॉन्ड है, कोई ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, तो हम उसके स्ट्रक्चर, उनकी पोजीशन को क्या करें, थोड़ा सा आगे पीछे कर दें, ऊपर नीचे, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। चलो देखते हैं इनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स क्या हो सकता है, तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, अब एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये क्या है, एक है ना ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल में मैंने लिखा था डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या तो कोई डबल बॉन्ड आप जोड़ो या ना जोड़ो, या फिर हम सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे ले लेते हैं हम क्लोरीन, और यहाँ पे मैंने ले लिया ब्रोमीन, ठीक है। तो एक तो आपका ये स्ट्रक्चर बन गया। दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये ले लिया आपका, और यहाँ पे आपने जोड़ दिया क्या, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन जोड़ दिया, ठीक है। और अगर आपको क्लोरीन जोड़ना है तो आपने यहीं पे ब्रोमीन जोड़ दिया, और यहीं पे क्या करा, क्लोरीन जोड़ दिया। अब जरा इनका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम आएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, चेन नहीं दिख रहा, ट्राइंगल दिख रहा, कोई बात नहीं है तो ना। तो ये 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन है फॉर्मूले में, और उसके अलावा यहाँ पे भी एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन है, यहाँ पे भी एक क्लोरीन एक ब्रोमीन है। बट क्या इनका जो नाम है वो अलग अलग होगा, क्योंकि आप समझदार हो, स्ट्रक्चर देख के ही पहचान गए होगे कि इसका जो नाम होने वाला है वो अलग होने वाला है, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा अगर हम देखते हैं तो, अब क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है। प्रायोरिटी किसको देंगे, तो ऑब्वियसली क्लोरीन को। ये हो गया 1 2 हो गया, ये 3 हो गया। नाम इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, ठीक है। अब ये क्लोरो क्यों लिख रहा है, क्लोरीन क्यों नहीं लिख रहा है, तो आई होप आपको ये पता होगा, है ना, बेसिक नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर तो अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, कभी पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो ये हो गया 1 क्लोरो, ठीक है। और इसका क्योंकि ये 3 कार्बन का चेन है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और सबसे पहली चीज कि क्या हम, ये 3 कार्बन चेन है तो हम इसको क्या करेंगे, पहली चीज यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पहली चीज आप देखोगे कि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर तो आपको नहीं दिख रहा, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हम लिखेंगे साइक्लो। तो ये क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 ब्रोमो साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया। अगर हम इसका नाम लिखते हैं तो यहाँ पहले ही पोजीशन पे क्लोरीन भी जुड़ा है, पहले ही पोजीशन पे ब्रोमीन भी जुड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे 1। अब क्लोरीन है और ब्रोमीन है, ठीक है। अच्छा
एक चीज भूल गया, नॉमेनक्लेचर का एक और हद होता है ना, पहले तो यहाँ हमने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लिख दिया, बट नॉमेनक्लेचर में आपको अल्फाबेट्स का ध्यान रखना होता है। तो इसका नाम क्या होगा, ये ब्रोमीन पहले आ जाएगा और ये क्लोरीन बाद में चला जाएगा, करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी पहले ही पोजीशन पे है, तो हम अगेन अल्फाबेट के साथ जाएंगे और नाम लिखेंगे क्या, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या था, दूसरा टाइप था। अब आपने देखा कि कैसे हमने सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जो ग्रुप एक जुड़ा है यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन, हमने उसके पोजीशंस को बदला और ये आपका क्या कहलाया, पोजीशन आइसोमर कहलाया, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन तो सिंपल थी ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है, पोजीशन उसका चेंज कर देना, तो बस करा और मिल गया, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा टाइप्स क्या था, है ना, तीसरा हमारा जो था, अब देखो एग्जाम की अगर मैं बात बताऊं तो हकीकत तो यही है ना, ऐसे ख्वाबों में तो रहना नहीं है। तो आपके एग्जाम में जो देखने को मिलता वो रिंग चेन या फिर रिंग चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ये सब बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आपसे एग्जाम में पता है क्या पूछता है, मेटामेरिज्म बताओ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बताओ, टॉटोमेरिज्म बताओ, और एक्चुअली बच्चे इसी से डरते हैं, ठीक है। तो डरने वाली तो बात वैसे नहीं है ना। तीसरा देखते हैं हम लोग, मेटामेरिज्म, ठीक है। होता क्या है, अब क्योंकि ये भी एक स्ट्रक्चरल आइसोमर का ही एक टाइप्स है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है ना, यहाँ पे सिंपल सबसे पहला वही काम जो डेफिनेशन स्ट्रक्चरल का था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप, ये भी आपको क्या करना है, सेम रखना, ठीक है। तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट यहाँ पे होंगे अल्काइल ग्रुप्स जो चेन में जुड़े होंगे, उनके पोजीशंस को आपको डिफरेंट रखना है, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। अब ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स का मतलब क्या है, ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, बस कुछ ही देर के अंदर ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स का क्या मतलब है यहाँ पे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप भी सेम। अब आपको ये बताने से पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगी कि फंक्शनल ग्रुप भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है बेटा। तो फंक्शनल ग्रुप जो होंगे आपके वो दो तरीके के होंगे, ठीक है। पहला जो होता है वो क्या होता है, तो पहले ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, है ना, नाम सुना होगा आपने शायद कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो मोनोवैलेंट होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो डाई होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पॉली होते हैं, ठीक है। तो पहले आप देख लो एक बार मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये बात करें इवन तो जैम तक के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे आप जेआरएफ नेट देते हो तो वहां पे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ये जो मेटा आइसोमर है ना, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप शो करता है, कौन सा नहीं करता, ठीक है। तो ये जो आपके मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स डू नॉट शो मेटामेरिज्म्स, ठीक है। समझ में आया, यानी कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास सिर्फ एक ही मतलब जो एक साइड से ही डोनेट कर सकते हैं या फिर बॉन्ड बना सकते हैं, वो मेटा आइसोमर नहीं शो करते। कौन करता है, जो दो साइड से या फिर कई ज्यादा साइड से वो बॉन्ड बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मोनोवैलेंट के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं, लाइक फ्लोरीन हो गया, है ना, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, OH, OH क्या होता है, अल्कोहल हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप चाहे बात करो तो थायोल, है ना, SH हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो होते हैं वो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं और ये मेटामेरिज्म नहीं शो करते, ठीक है। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कहेगा कि बताओ मेटामेरिज्म, और स्ट्रक्चर में इनमें से कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप दे देगा, ठीक है। अब पूछेगा कि भाई ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ऑप्शन में मान लो कि एक नन ऑफ दीज भी डाल दिया, तो आप तो सोचोगे कि हाँ भाई दिया है तो करेगा ही। बट आपको ध्यान रखना है कि अगर मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है तो वो मेटामेरिज्म शो ही नहीं करते, ठीक है। करेगा कौन, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो डाईवैलेंट होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, कौन करेगा, तो ऑल डाईवैलेंट और पॉली
सॉरी डाई ही रहने देते हैं, ठीक है। ऑल डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सो मेटामेरिज्म्स, ठीक है। यानी कि जितने भी आपके डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, मेटामेरिज्म को शो करेंगे, ठीक है। अब इसके हम एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। एग्जांपल, तो एग्जांपल सबसे पहले आपको पता ही होगा, है ना, नाम तो जानते ही हो, ईथर हो गया, ठीक है। सबसे पहला ईथर हो गया, उसके साथ साथ एस्टर हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है। तो देखो कीटोन, कीटोन को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे सी होता है एंड डबल बॉन्ड O होता है। अब ये कार्बन जो है ये दोनों साइड से जुड़ सकता है। अगर हम ईथर की बात करें तो ये ROR, ठीक है। O ऑक्सीजन, दो साइड से ये R से जुड़ सकता है। एस्टर देख लो आप, एस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और इधर क्या हो गया, R हो गया। तो ये सब जो होते हैं ये डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मतलब कि ये दो साइड से किसी से भी जुड़ सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं और यही मेटामेरिज्म शो करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि मोनोवैलेंट वाले तो नहीं करते, बस डाई वाले करते हैं। अब करते हैं तो कैसे करते हैं, मेनली होता क्या है इसमें और देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होगा क्या, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से ही क्योंकि समझ में आने वाला है, तो क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे जो आपको एल्काइल ग्रुप्स देखने हैं, है ना, उनका जो पोजीशन है वो या फिर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जो होंगे वो डिफरेंट आने चाहिए, ठीक है। मेनली इसमें होता क्या है, आपके पास एक चेन रहेगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स क्वेश्चंस करते हैं इस पे, ठीक है। क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर दे देता है कुछ ऐसा, ठीक है। फिलहाल तो ये पहाड़ वहाड़ मत समझना इसको, ठीक है। ये जिगजैग स्ट्रक्चर है, ठीक है। जिगजैग स्ट्रक्चर तो बनते हैं ना ऑर्गेनिक में। अब देखो यहाँ पे ये कितने कार्बन से मिलके बना हुआ है, तो अगर हम देखें तो ये देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पाँच, छः कार्बन, मतलब कि हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अब जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला कि एक फंक्शनल ग्रुप भी जोड़ना है, तो जैसे मान लेते हैं हमने इस वाले कार्बन के पास एक क्या किया, फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। ये C यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर देना, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे दो टास्क होता है। पहला चीज तो आप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पहचानो, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पहचाना तो ही काम आगे बढ़ सकता। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। यहाँ हर जगह तो कार्बन है, ठीक है। अब ये हटा दे रहे हैं क्योंकि ऐसे लिखना नहीं होता, मैंने बस आपको बताने के लिए बता दिया है, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कहीं आप इसे पहाड़ ना समझ लेते। अब यहाँ देखो हमें क्या करना है, सिंपल ऐसे बना देना है जिगजैग स्ट्रक्चर इसका, और उसके बाद से क्या करना है, उसमें हमें एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ देना, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ सेकंड पोजीशन पे मैंने डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। अब आप क्या करोगे, पहले आप पहचानोगे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है ये कौन सा है। तो क्या आपको समझ में आ रहा, ये देखो C, यहाँ C होगा कहीं ना कहीं, ये C है ना। और ये C डबल बॉन्ड O और इधर भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, और ऐसा स्ट्रक्चर मैंने शायद कहीं बनाया था, ठीक है। होता क्या है,